everyone, I am Snehal, your mentor for Paper 2 Education, and I welcome you all on this platform, शिक्षा with Snehal. सबसे पहले आई एम सॉरी बिकॉज एक हफ्ते से क्लासेस नहीं आ रही हैं, थोड़ी सी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी. सो जितना भी छूटा है हम उसे टाइमली कवर करेंगे. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी PYQ सीरीज. आज हम लगाएंगे दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस और यूनिट वाइज कर रहे हैं हम ये PYQs. हमारी टोटल 10 यूनिट्स हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं. अभी मैंने उठाई है यूनिट 1 विच इज़ योर एजुकेशनल स्टडीज़. हिंदी में देखें तो शैक्षणिक अध्ययन. इस पर्टिकुलर यूनिट से आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सारे कवर कर रहे हैं. अभी तक हमने 1 2 3 4 5 पेपर्स लगा दिए हैं. इसके यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं. आज करेंगे 13 क्वेश्चंस दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 के. सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं, उससे जो रिलेटेड थ्योरी है उसे भी कवर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, जो उसकी थ्योरी या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आज के क्लास में आप डेफिनेटली बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हो. चलिए मैचिंग करनी है हमें. पहली लिस्ट में अगर आप देखो आपको एजुकेशनल फिलॉसफीज दी गई हैं, यानी कि शैक्षिक दर्शन दिए गए हैं और उनको मैच करना है उनके करिकुलम फोकस से. पहला देखते हैं पेरिनिलिज्म, दूसरा एसेंशियलिज्म, तीसरा प्रोग्रेसिविज्म एंड डी है आपका रिकंस्ट्रक्शनिज्म. अगेन जो आपके मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं. मान लीजिए आपको ये सारे नहीं आते थे, लेकिन ये देखिए प्रोग्रेसिविज्म तो आपने सुना है ना, ये किसका है? ये तो ड्यूई का दिया हुआ है ना. तो ड्यूई के आइडिया आपको कहीं भी दिख रहे हैं उसको मैच कर लीजिए, क्या पता आपका आंसर आ जाए. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेकेंड वाला है ये प्रोग्रेसिविज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है. जो आपके ड्यूई हैं उसके आइडियाज़ क्या थे? उनके आइडिया यही तो थे कि चाइल्ड सेंटर्ड हमारी फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारी एजुकेशन होनी चाहिए. तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेसिस पे सारा करिकुलम होगा हमारा. इसके अलावा आपके ड्यूई क्या कहते हैं? बच्चे को हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है. रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाए ऐसा बनाना है. तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड अफेयर्स. करिकुलम में क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी? जो ह्यूमन की रियल प्रॉब्लम्स है, जिससे वो सच में जूझता है ना. तो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम वाला पॉइंट आ गया ना. ड्यूई हमेशा बोलता है जो बच्चे के लिए यूजफुल है ना, यूजफुल प्रिंसिपल पे फोकस्ड है उनका आइडिया, कि जो बच्चे के लिए यूजफुल है बच्चे को वही पढ़ाएंगे. इसके अलावा इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैटर, यानी कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करता है इसकी नॉलेज देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है. मान लीजिए आप रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करो तो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ साइंस की प्रॉब्लम है, या वो सिर्फ मैथ्स की प्रॉब्लम है, या वो सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम है, या हिंदी की प्रॉब्लम है. नहीं, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सारी चीज़ें यूज़ करते हो, पूरे जितने भी आपकी नॉलेज है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सबको यूज़ करते हो. ये जो बाउंड्री है ना सब्जेक्ट्स के बीच में, इसको ब्लर करने की ज़रूरत है. तो ड्यूई किस पे फोकस करते हैं? आपके इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैटर पे. ठीक है. सो आई होप आपको एक तो पता चल गया. सी का सेकंड, देखिए सी का सेकंड सिर्फ एक में दिया है, सो आपका करेक्ट आंसर तो हो गया थर्ड. लेकिन ये बाकी जो टर्म्स हैं ये क्या है, इनको पढ़ लीजिए. क्या पता अगली बार क्वेश्चन में अलग कॉम्बिनेशन बन के आ जाए. अगर आपको क्या पता पेरिनिलिज्म आता हो तो आपका आंसर निकला है. पेरिनिलिज्म क्या है? पेरिनिलिज्म ये कहता है कि करिकुलम में बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे? ऐसी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो किस पे बेस्ड है? यूनिवर्सल ट्रुथ पर. यूनिवर्सल ट्रुथ पर. अब यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या है? मतलब जो नॉलेज कभी बेकार नहीं होती, हमेशा यूज़ होगी. जैसे आप आइंस्टाइन का वर्क देख लीजिए, है ना. वो मेरे मदर फादर उनके टाइम भी रेलेवेंट था, मेरे टाइम भी रेलेवेंट है, मेरे बच्चे होंगे तब भी रेलेवेंट रहेगा, उनके बच्चे होंगे तब भी रेलेवेंट रहेगा. तो वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, वो है इटर्नल ट्रूथ. यानी पास्ट में हमारे हिस्ट्री में जो एकदम ज़बरदस्त काम किए हैं हमारे ओल्डर जेनरेशन ने, उन्होंने जो नॉलेज जनरेट की है वो हम बच्चों को पढ़ाएं, क्लासिकल नॉलेज बच्चे को दें. ठीक है. अब एसेंशियलिज्म क्या है? सबके बारे में एक थोड़ा रफ आइडिया ले लीजिए, ये डिटेल में नहीं आते, बस इनका आइडिया पता होना चाहिए. एसेंशियलिज्म इसके नाम में ही छुपा है. एसेंशियल मतलब बच्चे के लिए जो एसेंशियल है, एक अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए, बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए रियल वर्ल्ड के लिए जो भी कुछ एसेंशियल है बच्चे को वो पढ़ाओ करिकुलम में. क्या एसेंशियल है? रियल लाइफ में बच्चे को थोड़ा बेसिक रीडिंग आनी चाहिए, बेसिक राइटिंग आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, क्लियरली सोचना आना चाहिए. यही कुछ बेसिक चीज़ें तो है जो बच्चे को रियल लाइफ में जीने में मदद करेगी. तो एसेंशियलिज्म यही कहता है कि बस ये मेन एसेंशियल चीज़ें बच्चों को पढ़ाओ. नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेसिविज्म. तो आपको आ ही गया है, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, क्रिटिकल थिंकर बनाना है, वो पढ़ाओ जो बच्चा पढ़ना चाहता है. जॉन ड्यूई इसके मेन प्रोपोनेंट है. बाकियों के भी मेन प्रोपोनेंट देख लीजिए, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे पेरिनिलिज्म के आपके थे रॉबर्ट मेनर्ड हटचिंस. एसेंशियलिज्म में अगर आप देखिए विलियम. इसके अलावा प्रोग्रेसिविज्म का याद रखिए, ये आपके जॉन ड्यूई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट.
जो लास्ट है हमारा दैट इज रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म समझना है तो बस एक इंसान को याद कर लो, पॉलो फ्रीरे। पॉलो फ्रीरे मैंने बहुत डिटेल में आपको पुराने पीवाईक्यूज में कराया हुआ है, तो अगर आपने उनका आइडिया समझा है ना तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म वही है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म कहता है कि बच्चे को हम करिकुलम में वो पढ़ाएंगे जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो समाज के इश्यूज हैं वो सब हम बच्चे को करिकुलम में पढ़ाएंगे। यानी कि ब्रिंगिंग द वर्ड इनटू द क्लासरूम। समाज को कहाँ ले आओ? क्लासरूम में ही ले आओ। बच्चे को आप क्वेश्चन करना सिखाओ, बच्चे को वो चीज़ें पढ़ाओ जो सिस्टम को चेंज करने में बच्चे की मदद करें। अगर कहीं मान लीजिए इनइक्वालिटी हो रही है, वायलेंस हो रहा है, हंगर का इशू है और टेररिज्म है, तो ये सारी चीज़ें करिकुलम में पढ़ाओ ताकि बच्चा क्वेश्चन कर पाए, उसके संग कुछ गलत है, अवेयर हो पाए। ठीक है, सो रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या? पॉलो फ्रीरे। याद कर लीजिए कि पॉलो फ्रीरे जिस तरह की एजुकेशन देना चाहते थे वही रिकंस्ट्रक्शनिज्म का आइडिया है। ठीक है, इसकी मैंने एक टेबल भी बना दी है कि आपको कीवर्ड्स याद आ जाए। जैसे पेरेनलिज्म याद कर लीजिए, इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इस पे फोकस करता है। यहाँ पर फिर पढ़ाओगे क्या? क्लासिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे, पुराने जो सब्जेक्ट्स है, पुरानी जो नॉलेज है वो पढ़ाओगे। करिकुलम हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी आइंस्टाइन पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ूंगी आइंस्टाइन, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे आइंस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे टीचर का रोल कैसा होता है? अथॉरिटी, थोड़ा नेगेटिव रहता है। पेरेनलिज्म में टीचर को ही माना जाता है, टीचर के पास ही सारी नॉलेज है, वही सारी नॉलेज का ज्ञान दाता है, वही इंपार्ट करेगा सारी नॉलेज। एसेंशियलिज्म मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ोगे? बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, ये सब पढ़ाया जाएगा। टीचर यहाँ पे अगेन थोड़ा नेगेटिव रोल है, यहाँ पे टीचर को ही सेंट्रल फिगर माना जाता है कि वही सारी नॉलेज देगा आपको। प्रोग्रेसिविज्म बहुत ज़्यादा कैसा? पॉजिटिव टाइप है। अगर आप देखो ड्यूई का है, आप खुद ही गेस कर सकते हो, पॉजिटिव है। स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पढ़ाएंगे और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे के लिए यूजफुल। ये टर्म याद रखिएगा, यूजफुल। ये जो जितने टर्म लिखे हैं ना, ये कीवर्ड्स है जो एग्जाम में आते हैं। यूजफुल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ड्यूई की फिलॉसफी की। बच्चे के लिए रियल लाइफ में जो यूजफुल है वही पढ़ाएंगे बच्चे को, वही करिकुलम में पढ़ाएंगे। तो करिकुलम कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। मान लीजिए मैं इंडिया में रहने वाली हूँ तो मेरे लिए करिकुलम अलग होगा, एक अमेरिका का बच्चा उसके लिए करिकुलम अलग होगा, क्योंकि हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अलग हैं। उसके लिए हो सकता है कुछ और यूजफुल हो, मेरे लिए कुछ और यूजफुल हो, मेरे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कैसा करिकुलम होगा? इंटरडिसिप्लिनरी, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म पॉलो फ्रीरे का आइडिया कि सोसाइटल इश्यूज बच्चे को हम क्या करेंगे? एड्रेस करना सिखाएंगे, ऐसी चीज़ें करिकुलम में पढ़ाएंगे। तो यहाँ क्या पढ़ोगे? ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हो? इनइक्वालिटी, टेररिज्म, हंगर, ये सब आप सोशल साइंसेस में पढ़ते हो ना। तो सोशल साइंस, हिस्ट्री, करंट इश्यूज, ग्लोबल अवेयरनेस, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें बच्चे को हम उसके करिकुलम में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टीचर कैसा होता है? एक एक्टिविस्ट जैसा होता है। कहीं ना कहीं बच्चे को वो कैसा बना रहा है कि वो आवाज़ उठाए, क्वेश्चन करे गलत हो रहा है, और एक्टिविस्ट भी तो यही करते हैं। तो यहाँ पे टीचर एक एक्टिविस्ट की तरह है। और प्रोग्रेसिविज्म में एक गाइड की तरह टीचर होता है, या फिर और अच्छा वर्ड अगर मैं बोलूँ तो एक फैसिलिटेटर की तरह बच्चा टीचर होता है। ठीक है, फिर आपके और भी एजुकेशनल फिलॉसफीज है, वो भी मैंने यहाँ पे दे दी, आ सकती हैं आपके एग्जाम में। एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत ही पॉजिटिव, इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड है। वो मानता है कि हर इंसान अलग है, तो सेम चीज़ हर इंसान के लिए कैसे हो सकती है? आप एक इंसान को, सारे इंसानों को एक ही सांचे में कैसे डाल सकते हो? ठीक है, यहाँ पे चॉइस को फोकस करते हैं, हर इंसान की अलग चॉइस हो सकती है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि करिकुलम कभी यहाँ फिक्स होगा ही नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि हर इंसान अलग है तो सबको एक करिकुलम क्यों पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लर्निंग स्टाइल्स देखो, अभी जो हम फॉलो करते हैं यही तो करते हैं। हर बच्चा अलग है, किसी को सुन के समझ आता है, कोई रीड करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है, कोई देख कर विजुअल लर्नर है, कोई और इसके अलावा कोई काइनेस्थेटिक लर्नर है, कोई कर कर सीखता है। तो अगर आप इतनी वैरायटी दे रहे हो बच्चे को सीखने की, इट मीन्स आप एग्जिस्टेंशियलिज्म पे फोकस्ड करते हो, आप एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी मानते हो। ठीक है, आपने करिकुलम में इतने वे दिए हैं इम्पार्ट करने के नॉलेज। आइडियलिज्म क्या है? आइडियाज़ और माइंड को ही ये अल्टीमेट रियलिटी मानता है, इसी को ही मेन इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पर आप क्या पढ़ाते हो? लिटरेचर, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज़, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, ऊपर वाला देख लेते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे भी टीचर आपका एक मेंटोर या फिर आप बोल दो एक फैसिलिटेटर की तरह होता है। ठीक है, आइडियलिज्म में क्या? आइडियलिज्म में टीचर को ना आप एकदम अपना आइडल मान लेते हो
कि टीचर जैसा बिहेवियर शो कर रहा है बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर शो करे। अगर आप गुरुकुल के टाइम याद करो तो आइडियलिज्म वाला ही टीचर का पूरा आइडिया था कि हमारे जैसे गुरु हैं, गुरु जैसा कर रहे हैं वैसे ही बच्चे करते थे। बच्चों का था कि गुरु से ही वो सीख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, एक आइडल थे उनके। रियलिज्म बहुत सारा साइंटिफिक टाइप है। अगर आप देखो यहाँ पर बोला जाता है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस की मदद से ही हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत साइंटिफिक, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो आई होप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा कि एग्जाम में आए कीवर्ड से आप आंसर निकाल लो, ठीक है। आपके सारे आपको थोड़ा थोड़ा सबके आइडिया होना चाहिए। अभी अगर मैचिंग भी कर लेते हैं, जैसे क्लासिकल सब्जेक्ट क्या, पुराने पास्ट के सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाएगा आपका, पेरेनलिज्म हो गया। एसेंशियलिज्म क्या होगा, जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स पे फोकस करेगा, तो ये आपका फोर्थ हो गया, एसेंशियल स्किल्स एंड एसेंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोग्रेसिविज्म आपने ऑलरेडी मैच कर लिया। रिकंस्ट्रक्शनिज्म किससे रिलेटेड है, पॉलो फ्रीयरे वाले आइडिया, तो देखिए थर्ड से हो गया, क्योंकि ये क्या करे, सोशल साइंसेस पढ़ाओ, बच्चा को एग्जामिन करने का मौका मिले, मतलब बच्चा खूब एनालाइज करे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को, तो ये आपका डी हो गया, ठीक है। आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आई नो एक क्वेश्चन ने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, अलग से थ्योरी क्लासेस डालना बहुत मुश्किल है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही वो थ्योरी कवर कर लो कि अलग से एक्स्ट्रा थ्योरी ना करनी पड़े। और यही बेस्ट प्रिपरेशन होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छा आइडिया देते हैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अगेन मैचिंग करनी है पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से। यहाँ पे आपको बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स दी गई हैं और यहाँ पर उनके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट से आपको इनको मैच करना। अगेन देखिए बहुत सारे नए नए नाम आपको दिख रहे हैं, ठीक, अज्ञेयवाद हो गया, तर्कणा। अब देखो तर्कणावाद जो आपका रैशनलिज्म है ये आपने सुना होगा, बाकी मेलियोरिज्म है, हिडोनिज्म है, सुखवाद है, ये सब आपने नहीं सुने होंगे, बट स्टिल तुक्का ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको इनमें से कोई नहीं आता था, तो आप देखो सुखवाद है, तो सुखवाद से समझ नहीं आ रहा कि कुछ ये प्लेजर से रिलेटेड होगा, मतलब सुख मिलने से रिलेटेड होगा, तो आप देखो किससे मैच कर रहा है, ये आपका सेकंड से मैच कर रहा है। सर्वोच्च अच्छाई विलास में है, मतलब सब कुछ सबसे हाईएस्ट गुड क्या है, प्लेजर है, विलास है। तो मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता था, तो आप ऐसे एजुकेटिव गेस लगा सकते हैं। देखिए गेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एजुकेटिव गेस की बात कर रही हूँ। एजुकेटिव गेस ये कि सोचा समझा गेस, जिसके पीछे आपने कोई नॉलेज यूज की है, तो आपका आंसर ऐसे भी निकल आया। लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि आए, तो आप इस चीज को भी यूज करिए। मान लीजिए आप इंग्लिश में पेपर कर रहे हो, अगर ऑप्शन है, मैं आपको ये सब टर्म नहीं समझ आ रहे कि क्या है, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को क्या पता आपको हिंदी में वो शब्द पढ़ के आपको उसका आंसर पता चल जाए। तो एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको हिंदी में देख लीजिए, अगर ऑप्शन आ रहा है वहां पे, वैसे आता है तो आप करके देखिए हिंदी में, ठीक है। चलिए आप सबको एक बार देखते हैं। रैशनलिज्म आपने सुना होगा कि नॉलेज गेन करने का सोर्स, मेन तरीका, चीफ तरीका क्या है, रीजनिंग। मतलब हम नॉलेज कहाँ से लेते हैं, रीजनिंग से लेते हैं। रीजनिंग वो तरीका है जिससे नॉलेज गेन होती है। अब कौन सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है जो रीजनिंग से रिलेटेड है, फोर्थ वाला, द पोजीशन दैट रीजनिंग इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज। ये तो सुना ही होगा आपने कम से कम। सो बी का आपका फोर्थ हो गया। बी का फोर्थ देखिए, आप बहुत लकी हैं, एक ही ऑप्शन में दिया है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। लेकिन बाकी सबका क्या मतलब है वो अब एक बार आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी मैंने एक टेबल बनाया, सिंपल सा, कीवर्ड्स आपको याद हो जाए उसलिए। देखिए पहले एक चीज ये देखिए कि बहुत सारी ब्रांचेस होती है हमारी, ठीक है। जैसे एक मेटाफिजिक्स होगी, मेटाफिजिक्स रियलिटी के बारे में, मतलब स्टडी ऑफ रियलिटी है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बारे में स्टडी, मतलब ज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डील किए जाएंगे। एथिक्स क्या है, एथिक्स में आप मोरालिटी, मोरल फिलॉसफी पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये टर्म्स लिखे हैं ना, ये सब आपके हैं डॉक्ट्रिन्स। ये डॉक्ट्रिन्स क्या है, बहुत सारी जो आपकी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांच के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डॉक्ट्रिन्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स का एक डॉक्ट्रिन है एग्नोस्टिज्म। एथिक्स है मान लीजिए, इसका एक डॉक्ट्रिन है मेलियोरिज्म, ठीक है। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये डॉक्ट्रिन और ब्रांच की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो जैसे हमारी ये जो ब्रांच ये है एग्नोस्टिज्म, ये जो डॉक्ट्रिन है ये दोनों ब्रांच से डील करती है, मतलब ये रियलिटी के बारे में भी बात करती है और ये नॉलेज के बारे में बात करती है। तो करती क्या है बात, एग्नोस्टिज्म कहती है कि हमारी जो ह्यूमन की नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए हम जो एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो रियलिटी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। रियलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई गॉड है कि नहीं है,
आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म है कि नहीं है, ये सब रियलिटी के क्वेश्चंस हम नहीं दे सकते सर्टेनिटी के साथ, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन नॉलेज क्या है, लिमिटेड। बस इतना आइडिया है आपका एग्नोस्टिज्म का। बस इतना याद रखिए कि ये चीज़ को मानता है कि हम काफ़ी टाइम क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन मतलब नॉट श्योर, हम श्योर नहीं होते अबाउट व्हाट, कुछ रियलिटी के क्वेश्चंस बताने के लिए, जैसे कि गॉड है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं। क्यों? द रीजन इज ह्यूमन नॉलेज। अब देखिए नॉलेज भी आ गया यानी एपिस्टेमोलॉजी भी आ गया, यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस और रियलिटी की, तो मेटाफिजिक्स भी आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया है आपको। नेक्स्ट करते हैं मेलियोरिज्म। मेलियोरिज्म आपका एथिक्स से आता है। एथिक्स मतलब मोरालिटी, मोरल फिलॉसफी, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये आइडिया ये रखता है कि हमारे जो वर्ड है इसे बहुत सारे इम्परफेक्शंस है। और एक और चीज़ ये कहता है कि ऐसा भी नहीं कि सब कुछ हमेशा खराब रहेगा और सब कुछ वर्ड में हमेशा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एफर्ट से सब कुछ बेटर किया जा सकता है। ह्यूमन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को क्या करे, इम्प्रूव करे। तो ये ना ह्यूमन एक्शंस पे बिलीव करता है कि हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए मोरल यही तो होता है, अगर कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं उसमें यही तो बताता है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वैसे ही मेलियोरिज्म भी आपको क्या बता रहा है कि ह्यूमन एफर्ट्स मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपनी जो वर्ड है उसको बेटर बनाना चाहिए अपने एफर्ट से। इसीलिए आप देखिए कितने सारे सोशल मूवमेंट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए मान लीजिए आंदोलन चल रहे हैं, इक्वालिटी के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं मेलियोरिज्म में कि हाँ हम अपने ह्यूमन एफर्ट से वर्ड को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ये आई होप ये आइडिया समझ आ गया है। हिडोनिज्म क्या है? अगेन एथिक्स से आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एक आइडिया दे रहा है। तो हिडोनिज्म कहता है कि पर्सनल प्लेजर एंड हैप्पीनेस यही हमारा क्या है, अल्टीमेट एम है लाइफ का। मतलब जीवन का अगर आप लक्ष्य देखो तो क्या है, अपने पर्सनल प्लेजर के बारे में सोचना और अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना। अब यहाँ प्लेजर वर्ड का मतलब सॉरी सिर्फ फिजिकल प्लेजर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी है, इमोशनल प्लेजर भी है। मान लीजिए आपको वेकेशंस छुट्टियां पसंद है तो हिडोनिज्म फॉलो करते हो तो आप करोगे ठीक है चलो घूमेंगे हम तो खूब। आप अपना फेवरेट खाना अच्छा लगता है तो अपना फेवरेट खाना खाओगे, हॉबीज अपनी परस्यू करोगे। क्योंकि जो हिडोनिज्म पे बिलीव कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, प्लेजर ही हाईएस्ट गुड है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो, वही जीवन का क्या है, मेन एम है आपका। ठीक है, सो दिस इज हिडोनिज्म। रैशनलिज्म आपको पता ही चल गया कि रीजनिंग की मदद से ही हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। जैसे अब जैसे रीजनिंग क्या होगी, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में आप देखो प्रूफ करते हो तो अब वो आप जैसे ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये आप कोई ऑब्जर्व थोड़ी कर रहे हो जाके, आप ये तो प्रूफ करते हो ना रीजनिंग से। आप जितने मैथ्स में प्रूफ कर रहे हो वो क्या है, रीजनिंग से ही तो प्रूफ कर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, रैशनलिज्म में आती हैं। ठीक है, सो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी सबके बारे में, इन सारे टर्म्स के बारे में, कि अगली बार अगर ये टर्म आपके सामने आए तो आपके पास एक कीवर्ड तो हो कि मेलियोरिज्म क्या बोल रहा है कि ह्यूमन एफर्ट से चीजें अच्छी कर सकते हैं, हिडोनिज्म क्या कह रहा है जो प्लेजर है वही अल्टीमेट एम है, रैशनलिज्म क्या कह रहा है रीजन की मदद से नॉलेज गेन करते हैं, एग्नोस्टिज्म क्या कह रहा है कि हम सारे रियलिटी और एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ह्यूमन नॉलेज क्या है, लिमिटेड है। अगेन अब ये जो आपके सामने शब्द आए हैं इन सबको प्लीज ज्यादा डिटेल में पढ़ने मत बैठ जाना, और ये मत करने लगना कि इससे रिलेटेड और भी शब्द होंगे चलो उनको भी कर लेते हैं, अच्छा मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं, आप देख रहे हैं कितनी डॉक्ट्रिन्स हैं, इनको कवर करना मतलब आप अपनी प्रिपरेशन खराब कर रहे हो, क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इतने सारे मत करिए। इससे अच्छा है कोई और यूनिट पकड़ लीजिए, यूनिट 2 यूनिट 3, क्योंकि आपको मार्क्स तो इक्वल मिलने हैं, चाहे यूनिट 2 का क्वेश्चन ठीक करके आओ चाहे यूनिट 3 का क्वेश्चन ठीक करके आओ। ठीक है, हमेशा याद रखो ROI कॉन्सेप्ट से पढ़ा करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना किसी टॉपिक को पढ़ने में, और उससे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स है पहली चीज, तो कॉम्प्लेक्स की वजह से हो सकता है आप पढ़ के भी गए तो भी आंसर नहीं कर पाओगे, और दूसरी चीज कि इतनी वाइड है फिलॉसफी कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एग्जाम तक इतना याद कर पाना इतनी चीज़ें। तो अगर आप देखो मेटाफिजिक्स के देखो इतने सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, एपिस्टेमोलॉजी के इतने हैं, एथिक्स के देखो इतने हैं, अगर लॉजिक के देखो तो ये 3 हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी के इतने, तो कितने करोगे। ठीक है, अगर आप कोर्स कर रहे हो भाई, आप अपना MA एजुकेशन तब करना है तो आप देख सकते हो, उसके लिए देखो मैंने वेबसाइट भी लिख दी है, तब करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस वेबसाइट से देख कर ज्ञाली, अदरवाइज मत करिए।
प्रिपरेशन एग्जाम निकालना है तो ये फालतू चीज़ों पे फोकस मत करिए। जितना इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि क्या पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये पता होना है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो एक बार मैच करते हैं। देखो जैसे हाईएस्ट गुड इज प्लेजर, ये तो पता चल गया, हिडोनिज्म हो गया। द पोजिशन दैट कॉन्क्लूसिव नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज इम्पॉसिबल, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल कंक्लूड, एकदम बिल्कुल फाइनल बता देना कि रियलिटी क्या है क्या नहीं, इम्पॉसिबल है। ये कौन कहता है? ये आपका एग्नोस्टिज्म ही तो कहता है, क्योंकि ह्यूमन नॉलेज क्या है, लिमिटेड है। फिर आपका मेलियोरिज्म क्या है, ये कि हम पूरी तरह से हर चीज़ गुड है ईवल है, कि हम नहीं कोई फाइनल नहीं बता सकते, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट से चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत सारे नए नए टर्म समझ आए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्ड। आई नो थोड़ा लंबा वीडियो है, बट अब नई नई चीज़ें ज़रूर सीख के जा रहे होंगे। क्वेश्चन थर्ड, द फर्स्ट 5 अमंग 7 काइंड्स ऑफ कंडीशनल जजमेंट सप्तभंगियन आर। अब देखो सप्तभंगियन, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये जैन फिलॉसफी से आता है, ये आपकी थ्योरी ऑफ जजमेंट से आता है। बहुत ही रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, सीक्वेंस पूछा है आपसे, पहले 5 के कौन से हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में। ये भी आ सकता था कि पहले का मतलब क्या है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं आपके, बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड आते हैं, बट आते हैं तो उनको याद करके जाओ, फ्री के नंबर मिलेंगे। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इग्नू से आपका स्क्रीनशॉट लिया है। इग्नू में थोड़ा सा मुझे लगता है इनकरेक्ट दिया गया है, सी वाले को उन्होंने क्या कहते हैं, थोड़ा सीक्वेंस गलत है, कि डी वाला आपका यहाँ सी थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए था और सी वाला आपका फोर्थ पोजीशन में होना चाहिए था। और मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेज से ढूंढा, चेक किया, सब में यही दिया हुआ है, बस इग्नू में ये सीक्वेंस ऐसे दिया गया है। सो आप दूसरे वाले को मानो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाकी जो 3-4 जगह मैंने चेक किया, हर जगह ये सी वाला फोर्थ में है और ये आपका फोर्थ वाला थर्ड में है, और आपके आगे जो आंसर की आई थी उसमें भी यही दिया गया था। ठीक है, सो आपका करेक्ट वर्जन आप ये मानो कि ये वाला आपका थर्ड है, सायत अस्तिका नस्तिका, और ये जो आपको दिख रहा है सायत अव्यक्त्यम, ये आपका फोर्थ है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद कर लो सीक्वेंस को, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन याद कैसे करोगे, इतना याद नहीं रहेगा, तो याद कैसे रहेगा वो देखो। बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो आपका सायदवाद है, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ जजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वालिफाइड एक्सप्रेशन भी। ये कहता है कि ना बिल्कुल रियलिटी को बिल्कुल बता पाना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है, हमारे मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं चीज़ों को लेकर। मान लीजिए कोई चीज़ है, मैं कह रही हूँ ये सही है, आप कह रहे हो गलत है, कोई तीसरा इंसान कह रहा है वो सही भी है गलत भी है, एक चौथा इंसान कह रहा है हाँ सही है लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आप समझ, अब देखिए एक ही चीज़ है लेकिन सबके लिए ट्रुथ अलग अलग है। तो ट्रुथ हमेशा क्या है, रिलेटिव है, कैसा है, पार्शियल है। कभी भी आप बिल्कुल कंफर्म कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर चीज़ कंडीशनड है, किसी न किसी बात पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये जो आपका डॉक्ट्रिन है, ये जो थ्योरी ऑफ जजमेंट है, ये डिपेंड करती है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकतावाद से। अनेकतावाद मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड एस्पेक्ट, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सब लोग अलग अलग सोच रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ों का जजमेंट भी तो अलग अलग होगा। तो अगर आप देख रहे हो ये जो थ्योरी ऑफ अनेकतावाद है, ये किससे जुड़ी है, थ्योरी ऑफ जजमेंट से। व्यूज अलग अलग, व्यूज डिफरेंट है, तो आपके जजमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, आपके जजमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर बोला जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो रियलिटी का व्यू है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मान लीजिए मैं कह रही हूं कि ये चीज सही है, तो मैं सिर्फ इतना ही देख रही हूं, मैं ये नहीं देख पा रही कि किसी और इंसान के लिए वो चीज गलत है, तो क्यों गलत है, मैं इतना दायरा नहीं है, मेरा दायरा सिर्फ इतना ही रह जाता है, मेरी नॉलेज लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़का है, मैंने बोला इसने चोरी की तो ये गलत है। अब दूसरा इंसान है, उसको ये पता है कि उसने चोरी की क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी, तो उस इंसान के लिए क्या होगा, वो इंसान गलत नहीं होगा, है ना। अब देखो चोरी, एक केस में चोरी को मैं गलत कह रही हूँ, दूसरी केस में दूसरा इंसान उस चोरी को सही कह रहा है, क्योंकि हाँ सारे डिसीजन हमारे कैसे होते हैं, कंडीशनड होते हैं, किसी ना किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट यानी किसी ना किसी संदर्भ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो सारी चीजें कंडीशनली ट्रू होती हैं, कोई भी जजमेंट हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होता कि यही होगा, बस यही होगा, नहीं, वो क्या है, कंडीशनली ट्रू है। इस कंडीशन में सही है, हो सकता है अगले कंडीशन में गलत हो सकता है मेरे लिए सही है तो तुम्हारे लिए गलत है।
किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पे। तो शायद बात यही कहता है कि अगर आप एक पर्सपेक्टिव रखोगे ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना, तो क्वेरल्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। तो शायद बात कहता है कि हमें बिलीव करना चाहिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, मतलब दूसरे के दृष्टिकोण को भी हमें वैल्यू करना चाहिए। अगर हम दूसरे के दृष्टिकोण को भी वैल्यू करेंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना ओपन माइंडेड टाइप का ये शायदवाद जैनिज्म की थ्योरी है जजमेंट की, है ना। ये मानता है कि एक से ज्यादा दृष्टिकोण को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत इंक्लूसिव टाइप है। ठीक है, और ये कहता है कभी भी एब्सोल्यूट एफर्मेशन भी मत करो, एब्सोल्यूट नेगेशन भी मत करो। मतलब ये मत बोलो कि ये बिल्कुल सही है हमेशा, ये भी मत बोलो कि ये बिल्कुल गलत है हमेशा, क्योंकि हमेशा हम श्योर नहीं होते, क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है। हम सिर्फ मे बी और समहाउ में ही बातें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता दूसरे का कंटेक्स्ट या संदर्भ क्या है। आपको एक आइडिया आई गेस मिल गया होगा। अब डायरेक्टली जंप करते हैं इन 7 जो हमारे सप्त भंगियन है। सप्त मीन्स 7, भंग मतलब डिफरेंट, नया मतलब पार्शियल नॉलेज या फिर जजमेंट बोल दीजिए, कंडीशन जजमेंट। तो 7 डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स होते हैं। क्या क्या है देखते हैं। पहला है आपका सायत अस्थि, समहाउ एस इज पी। यहाँ पे एस आप बोल सकते हो कि जार है, पी मतलब फॉर एग्जाम्पल मान सकते हो रेड है। तो पहले हम कह रहे हैं समहाउ एस पी है, यानी कि समहाउ जार रेड है, तो हम मान रहे हैं एक तरह से। ठीक है कि हाँ ठीक है, समहाउ जो हमारा जार है वो रेड है, एस क्या है? पी है, तो आप अफर्म कर रहे हो। दूसरा वाला इसका जस्ट अपोजिट, आप डिनाई कर रहे हो कि समहाउ एस इज नॉट पी, यानी कि समहाउ जार रेड नहीं है। तो आई होप पहला याद हो गया कि एस पी है यानी जार रेड है। दूसरा कह रहे हो नहीं, एस पी नहीं है, जार रेड नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि एक दृष्टिकोण से एस पी है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे पर्सपेक्टिव से एस पी नहीं है। ठीक है, दोनों ही वैलिड पॉइंट है। तो तीसरा आपका क्या हो गया जजमेंट कि एस पी है भी, एस पी नहीं भी है। ठीक, इतना आई होप आपको याद हो गए होंगे। फिर इसके अलावा अब आपका फोर्थ आता है। फोर्थ बिल्कुल अलग है। फोर्थ आपका कह रहा है कि एस जो है ना वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, वो क्या है? इनडिस्क्राइबेबल है। मतलब आपके पास वो लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिससे आप एस को डिस्क्राइब भी कर पाओ। देखिए, शायद अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जिसको व्यक्त ना करा जा सके, है ना। तो फोर्थ क्या हो गया आपका? जिसको व्यक्त ही नहीं कर सकते। एस क्या है? व्यक्त ही नहीं कर सकते। अब आपको फर्स्ट याद हो गया था। फर्स्ट क्या था आपका कि हाँ एस पी है। दूसरा क्या था? एस पी नहीं है। तीसरा आपका क्या था? एस पी है भी और नहीं भी। फोर्थ क्या था कि वो क्या है? एस हमारा इनडिस्क्राइबेबल है। अब आपका फिफ्थ आता है। फिफ्थ वाला ना आप ऐसे याद कर सकते हो, 1 प्लस इनडिस्क्राइबेबल। मतलब फिफ्थ वाला 1 वाला ही है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐड हो जाता है, इनडिस्क्राइबेबल। फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट था कि एस पी है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दोगे आप? इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, तो फिफ्थ यही कह रहा है कि एस पी तो है, एस पी तो है, लेकिन उसको हम फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक, वैसे सिक्स्थ क्या हो जाएगा? सिक्स्थ वाला आपका बिल्कुल सेकंड वाला ही है, बिल्कुल सेकंड वाला है, बस उसके आगे बस एक पॉइंट ऐड कर दो कि वो भी क्या है? इनडिस्क्राइबेबल। मतलब आप कह रहे हो कि जो एस है आपका वो पी नहीं है, लेकिन इनडिस्क्राइबेबल है। ये चीज डिस्क्राइब करना भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। अब आपका सेवेंथ वाला क्या है? सेवेंथ आपका थर्ड वाला ही है एज इट इज, बट अगेन ऐड कर दो एक पॉइंट और, इनडिस्क्राइबेबल। थर्ड क्या था आपका कि एस पी है भी, मतलब जार रेड है भी, जार रेड नहीं भी है। तो सेवेंथ क्या हो जाएगा? जार रेड है भी, जार रेड नहीं भी है, प्लस ये चीज डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एट्थ आपका नहीं होता, सिर्फ 7 होते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे कि फर्स्ट वाला बिल्कुल 5 की तरह है, सेकंड वाला बिल्कुल 6 की तरह है, थर्ड वाला बिल्कुल 7 की तरह है। बस इन तीनों में एक पॉइंट जो ऐड हो जाता है वो है इनडिस्क्राइबेबल, कि उसको अव्यक्तम, उसको अव्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हिंदी में है। अब आप एक बार देखते हैं सीक्वेंस। पहला आपका क्या था? समहाउ एस इज पी, यस ये फर्स्ट है। समहाउ एस इज नॉट पी, ये सेकंड है। समहाउ एस इज पी एंड ऑल्सो नॉट पी, पी है भी, पी नहीं भी, ये आपका थर्ड था। समहाउ एस इज पी एंड इज ऑल्सो इनडिस्क्राइबेबल, ये देखिए फिफ्थ वाला था। ठीक है, ये देखो 1 और ये प्लस क्या हो गया? इनडिस्क्राइबेबल वाला पॉइंट। ई क्या है? समहाउ एस इज इनडिस्क्राइबेबल, तो ये आपका फोर्थ हो गया। तो सही सीक्वेंस क्या हो गया आपका? ए बी सी ई डी, ई वाला क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ नंबर पे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा क्लास में। अगला क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी डज नॉट रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा बार आता है और मैंने इसके पहले बहुत बार कराया भी है ये क्वेश्चन। अगर आपने करा है तो अभी रिवाइज कर लो, नहीं करा है तो अभी याद कर लो। इसका करेक्ट आंसर है आपका सांख्य फिलॉसफी। क्यों है इसको देखिए, हमारी जो टोटल इंडियन थॉट है, हमारे जो इंडियन फिलॉसफी है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। एक आपका है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ठीक है, उसी को आप कहते हो आस्तिक, और दूसरा आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल, उसी को आप कहते हो नास्तिक। जो आपका आस्तिक या फिर ऑर्थोडॉक्स स्कूल है वो जो वेदास है उस पर बिलीव करता है, उस पर बेस्ड है। जो आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल है जिसे आप नास्तिक कहते हो वो वेदास पर बेस्ड नहीं है, बिलीव नहीं करता है, ठीक है। अब कितने स्कूल्स हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं? आपके 6 स्कूल्स हैं जो आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स हैं। आपके 5 स्कूल ऐसे हैं जो हेटेरोडॉक्स या फिर नास्तिक हैं। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपके 6 आस्तिक स्कूल्स कौन से हैं? क्या क्या नाम है उन ऑर्थोडॉक्स स्कूल के? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता जिसे हम कहते हैं उत्तर मीमांसा। फिर 5 आपके हेटेरोडॉक्स स्कूल कौन से हैं? नास्तिक स्कूल कौन से हैं? जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, अज्ञान और चारवाक। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा रिजेक्ट नहीं करता वेदों को, यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात हो रही है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि आपके आस्तिक, कौन सा आस्तिक स्कूल है? तो अगर आप देखो आपका आस्तिक स्कूल कौन सा है? समख्य। देखिए समख्य को ही हम कहते हैं सांख्य, उसी का दूसरा नाम क्या है? सांख्य। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? सांख्य, या फिर उसी को हम कहते हैं समख्य, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, ये तो आपको करके ही जाना है एनी हाउ। क्वेश्चन 5th रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट? इनमें से कौन सा सोशल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है? सामाजिक अगर आप देखो जो मूवमेंट है, आंदोलन, उससे रिलेटेड नहीं है। पहला है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी और आपका नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है, ये 4 में से। सो आई होप पता है तो बताइए आंसर, पॉज करिए वीडियो को। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्मेटिव। अब इसकी थ्योरी पार्ट देखिए। जो पॉल विल्किंसन है उन्होंने अपनी बुक सोशल मूवमेंट में एक्सप्लेन किया है कि आखिर सोशल मूवमेंट होता क्या है। उन्होंने बोला सोशल मूवमेंट एक तरह का डेलिबरेट कलेक्टिव एंडेवर है जिससे आप चेंज लाना चाहते हो किसी सोसाइटी में या किसी भी चीज़ में। डेलिबरेट क्यों? क्योंकि सोचा समझा, ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया। सोशल मूवमेंट डेलिबरेट होता है, सोचा समझा काम है। कलेक्टिव मतलब अकेले थोड़ी होता है, कई लोग, बहुत सारा झुंड होता है लोगों का, वो करता है, ठीक है। तो ये लोगों का मिला हुआ सोचा समझा एक एंडेवर है जो आप क्यों कर रहे हो? ताकि कोई चेंज ला सको। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सोशल मूवमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कौन कौन से? रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी आप मान सकते हो, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ये भी याद रखिएगा, ये नया, ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया था। अब ये सारे पॉइंट्स, ये सारे नाम क्या हैं, इनके बारे में आप पढ़ लो क्योंकि आते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में लिखे रहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, ये जो टर्म है आपके सैम्यूल ए स्टफलर ने दिया था, लेकिन इस पर लेटर काम, बाद में काम किसने किया था? रॉबर्ट के मर्टन ने। रॉबर्ट के मर्टन को आप ऐसे जानते होगे जिन्होंने लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस दिए थे। ये फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि देखो डिप्राइव वर्ड मतलब क्या? डिप्राइव मतलब किसी चीज़ की क्या होना? कमी होना। आपको कब फील होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है? जब आप अपने को दूसरे से क्या करते हो? कंपेयर करते हो। मान लो मैं, कोई समाज में कोई एक ऐसा रिलीजन था, उसे सब सही लग रहा था कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है। कब तक? जब तक उसने खुद को कंपेयर नहीं किया दूसरे रिलीजन से, उसने मैच नहीं किया, अरे गवर्नमेंट उस वाले रिलीजन को तो ये भी दे रही है, ये भी फैसिलिटी दे रही है, वो भी फैसिलिटी दे रही है, हमें तो ये सब नहीं दे रही है। जब तक उसने कंपेयर नहीं किया था तब तक उसको कभी डिप्राइव फील नहीं हुआ। डिप्राइव मतलब किसी चीज़ की कमी फील नहीं हुई। लेकिन जब आप अपने आप को, अपनी कंडीशन को दूसरे से कंपेयर करते हो तो आप क्या फील करते हो? डिप्राइव। रिलेटिव मतलब क्या? मतलब किसी के रिलेशन में आप कंपेयर कब करते हो? किसी के रिलेशन में ही तो कंपेयर करते हो, ठीक है। वैसे एक बच्चा है, उसे लग रहा है मेरे पास तो बड़े खिलौने हैं, कब तक लगता है? जब तक वो दूसरे बच्चे के खिलौने नहीं देख लेता, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन यही है कि आप जब तक खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते हो तब तक सब सही है। जैसे आपने खुद की कंडीशन को दूसरे से कंपेयर किया तो आपको फील होगा कि आप क्या हो? डिप्राइव्ड हो, आपके पास किसी चीज़ की क्या है? कमी है, और उसके लिए फिर आप क्या कर दोगे? सोशल मूवमेंट। तभी तो आंदोलन करोगे कि हमें भी ये चाहिए।
अगला देखिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन। यहाँ पर एक रिसोर्स, एक संसाधन क्या रोल प्ले करता है सोशल मूवमेंट में, ये बताया गया है। अब रिसोर्स का यहाँ मतलब है पैसा भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, आपका स्टेटस भी हो सकता है, आपकी नॉलेज भी हो सकती है, आपको मीडिया से कितना सपोर्ट है, आपको पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनका कितना सपोर्ट है, ये सब चीज़ें क्या रिसोर्स काउंट होती है। मान लीजिए एक सोशल मूवमेंट यहाँ चल रहा था, एक सोशल मूवमेंट 1 यहाँ पे एक सोशल मूवमेंट चल रहा था, सोशल मूवमेंट 2 ये दूसरी कंट्री में सोशल मूवमेंट चल रहा था। ये वाला जो सोशल मूवमेंट था ना, इसके पास इस वाले सोशल मूवमेंट को बड़ा सपोर्ट था। इनके जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके पास मान लीजिए खूब पैसा भी था, खूब नॉलेज भी रखते थे लॉज और लेजिस्लेशन की, मीडिया का भी बड़ा सपोर्ट था। लेकिन जो ये सोशल मूवमेंट 2 जहाँ हो रहा था, वो उनको भी सेम प्रॉब्लम थी। जिस प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम 1 के लिए ये लड़ रहे थे, प्रॉब्लम 1 के लिए ये भी लड़ रहे थे, प्रॉब्लम सेम थी। लेकिन सोशल मूवमेंट 1 सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि उनके पास ये सारे रिसोर्सेस थे, जबकि सोशल मूवमेंट 2 फेल हो जाएगा क्योंकि उनके पास ये सारे रिसोर्सेस नहीं थे। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन यही बता रहा है कि रिसोर्सेस का क्या रोल है सोशल मूवमेंट का। सेम सोशल मूवमेंट है, कहीं पे वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कहीं पे वो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। क्यों? रिसोर्सेस की वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है वो एक तरह की क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज कैसे अफेक्ट करती हैं आपके सोशल मूवमेंट को, वो ये बताता है। मान लीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बड़ी ज़्यादा रिप्रेसिव टाइप है, मतलब बिल्कुल सुनती नहीं है किसी की, ठीक है, और दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट है वो जो काफ़ी वीक है और टॉलरेंट है। तो जो सोशल मूवमेंट है वो, ये जो वीक वाली गवर्नमेंट है वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा, जबकि एक ऐसी गवर्नमेंट जो मतलब आसानी से हिलती नहीं है, डगमगाती नहीं है, मतलब अपनी बात पे एकदम रिजिड रहती है, वहाँ पे सोशल मूवमेंट आपका इतनी जल्दी या फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक सोशल अपॉर्चुनिटीज़ को, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ का क्या रोल होता है एक सोशल मूवमेंट में, एक क्या कहते हैं सामाजिक आंदोलन में, ये बताता है। फिर आपका आता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये आपको दिया था स्मेल्सर ने 1965 में। इन्होंने बताया था कि कोई सोशल मूवमेंट जो है उसके 6 फैक्टर्स होते हैं ग्रो होने के लिए। मतलब कोई सोशल मूवमेंट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो ये आपके 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है पीपल इन अ सोसाइटी एक्सपीरियंस सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब पहले प्रॉब्लम हो, तो अगर समाज में पहली चीज़, अगर सोशल मूवमेंट आंदोलन लाना है, पहली चीज़ कि प्रॉब्लम हो समाज में, मतलब लोग उससे जूझ रहे हो। दूसरी चीज़, लोग उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए प्रॉब्लम है लेकिन लोग जब तक अवेयर ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम की नज़र से देख ही नहीं रहे, तो आंदोलन थोड़ी आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, फिर एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है जो बोले कि मेरे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ठीक, तीसरा। फिर उसके बाद क्या है आपका चौथा नंबर क्या आ गया, एक इवेंट्स है, इवेंट्स हो बहुत सारे, जिससे क्या हो, वो एक मूवमेंट में तब्दील हो। मान लो कोई भी मूवमेंट होता है, एक छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग जगह मान लीजिए इवेंट्स होने लगे कि हाँ हमें भी ये चाहिए, हमें भी चाहिए, अलग अलग लोग आए। ठीक है, तो वो मूवमेंट क्या हो जाता है, एक बोनाफाइड सोशल मूवमेंट बन जाता है, एक आप बोल सकते हैं एक बड़े लेवल पे फैल जाता है। ठीक, इसके अलावा और क्या चाहिए, आपकी जो सोसाइटी और आपकी जो गवर्नमेंट हो वो तैयार हो चेंज होने के लिए। मान लीजिए आप चाहे जितना आंदोलन कर लो, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ही आपकी नहीं सुनती, आपकी जो जनता है वही नहीं मतलब लाना चाहती चेंज, तो आप कभी सोशल मूवमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो 5th पॉइंट क्या है कि आपकी जो सोसाइटी है और आपकी जो गवर्नमेंट है वो ओपन हो चेंज के लिए, वो चेंज होना चाहती हो, वहाँ पे चांस हो चेंज होने का। ठीक, आखिरी 6th पॉइंट क्या है, 6th फैक्टर, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आपका जो सोशल मूवमेंट है, जो आपका सामाजिक आंदोलन है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा या नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा किस पे, रिसोर्सेज पे। जैसा आपने पहले देखा था, रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, आपका स्टेटस हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, आपकी मान लीजिए आपको कितना सपोर्ट है मीडिया या फिर एलीट से, एलीट मतलब जो बहुत अमीर लोग हैं उनसे, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो आई होप स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी के ये 6 फैक्टर्स आपको याद हैं। फिर आता है आपका न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज एक तरह से मतलब समझ लीजिए मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी आपकी कार्ल मार्क्स की,
क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरीज थी उनके ना अगेंस्ट में आया था। जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी थी उनका कहना था कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, मतलब लोगों में जो पैसों का अंतर है, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव एक्शन करते हैं, यानी कि आंदोलन। कलेक्टिव मतलब मिलकर एक्शंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज कहती नहीं, हमेशा सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मत देखो चीज़ों को। सिर्फ पैसों के अंतर की वजह से सोशल मूवमेंट नहीं होता, और भी रीज़न है जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट होता है। वो क्या है, जैसे कि आप देख लो, पॉलिटिक्स हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, कल्चर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलजीबीटी क्यू, यहाँ पे कौन सा पैसे की बात थी, नहीं। लेकिन एलजीबीटी क्यू ने अपना आंदोलन किया, उन्होंने भी अपना मूवमेंट लाए कि हमें भी अपने राइट्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी तो देखिए एक मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक तरह का आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तो पैसों की बात नहीं थी। तो न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज यही कहती है कि सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मत देखो कि सोशल मूवमेंट हो सकता है, पैसों के अंतर है इस वजह से, और भी रीज़न है, जेंडर है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी सोशल मूवमेंट होते हैं। देखिए एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे सोशल मूवमेंट थ्योरीज के, कौन कौन से हैं। एक आपका रिलेटिव डिप्राइवेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक आपने स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी वो, इसके अलावा फिफ्थ आपने न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज पढ़ी जो कि कार्ल मार्क्स की जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरीज हैं उनके अगेंस्ट में आया था, ठीक है। नॉर्मेटिव थ्योरी आपकी किसी भी टाइप का सोशल मूवमेंट नहीं है। आई होप सबके बारे में एक रफ आइडिया आपने बना लिया होगा कि फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आए तो आप एजुकेटिव गेस दे पाएँ। हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने मत बैठिए क्योंकि यू डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है, इतना समय नहीं है आपके पास। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स question and challenge domination, the belief and practices that dominates them. In this way, teacher is trying to connect knowledge to power and ability to take constructive action. What is this educational approach called? अगर आप देखो टीचर क्या कर रहा है, टीचर बच्चे को बता रहा है कि तुम क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, किसको, जो पावर में लोग हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं लोग, उनको। तो ये कौन है, ये आपका क्रिटिकल पेडागोजी है, पॉलो फ्रीयरे की क्रिटिकल पेडागोजी। अगर आपने पुरानी क्लासेस की हैं तो आपने बहुत अच्छे से ही मैंने आपको ये देखिए पढ़ाया है कि पॉलो फ्रीयरे के आइडिया क्या हैं। कि पॉलो फ्रीयरे बोलता है कि हमें बच्चों को रेडिकल पेडागोजी, इसी का ही नाम है क्रिटिकल पेडागोजी, बच्चों को ऐसी तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे क्या करें, आप बच्चे को जो चीज़ें हो रही हैं उनके आसपास उसको वो क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके सब कुछ ना एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक इंट्रैक्शन हो। सो ये आपकी क्रिटिकल पेडागोजी है। अब मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में पूरे ये सारे टर्म्स बताए हैं जो पॉलो फ्रीयरे से रिलेटेड हैं। तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारे टर्म्स का मतलब पता चल जाएगा और आते हैं एग्जाम्स में ये, ठीक है। वो स्लाइड्स मैंने थ्योरी की यहाँ पे भी अटैच कर दी, अगर आप रीड करना चाहो तो आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो। बैंकिंग सिस्टम क्या है, प्रैक्टिस क्या है, एवरीथिंग। तो बस इतना आप याद रखिए। पॉलो फ्रीयरे क्या कहता है, पॉलो फ्रीयरे का मेन है कि बच्चा क्वेश्चन करे, कुछ भी आंख बंद करके एक्सेप्ट ना करें, दैट इज क्रिटिकल पेडागोजी। क्वेश्चन 7 रीड करते हैं, स्पिनोजा के बारे में है। स्पिनोजा इज आइडेंटिफाइड विद आइडियलिस्ट ट्रेडिशन बिकॉज, देखो स्पिनोजा बेसिकली तो एक रैशनलिस्ट है, लेकिन अब कोई इंसान प्योर ऐसा थोड़ी है कि प्योरली वो रैशनलिस्ट ही है या फिर आइडियलिस्ट है या रियलिस्ट है। कुछ कुछ आइडिया उनके क्लैश करते हैं दूसरी फिलॉसफीज से। मेनली वो रैशनलिस्ट है लेकिन उनके कुछ आइडिया क्या आइडियलिज्म से मैच करते हैं। तो वो कौन से यहाँ पे 4 में से आइडिया है जो उन्हें एक आइडियलिस्ट बनाता है। पहला है, ही इंसिस्टेड अपॉन द फेमस कार्टेशियन इन्फरेंस, आई थिंक देयरफॉर आई एम। बिल्कुल गलत। ये आपके डेकार्टे जो है उनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, यार देखते हैं पहले नीचे वाला, ही इंसिस्टेड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनाड्स। अगर आपने मेरे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो एक पैसेज आया था आपके एग्जाम में मोनाड्स के बारे में, वो किसका था, लेबिनिस का था, आपके लेबिनिस का। तो अगेन ये भी गलत आंसर, ये भी गलत आंसर। अब 2 बचे हैं। ही इंसिस्टेड अपॉन प्राइमेसी ऑफ सेल्फ। देखिए प्राइमेसी ऑफ सेल्फ ये तो प्योर आइडियलिज्म हो गया, बिल्कुल ये तो मेन कोर आइडिया है आइडियलिज्म का। अगर इतना आइडियलिज्म से वो रिलेट करते एकदम प्योरली तो वो आइडियलिस्ट ही हो जाते, रैशनलिस्ट क्यों होते, ठीक है। सो ये भी ये प्योर आइडियलिज्म का आइडिया है, तो ये भी बिल्कुल स्पिनोजा से मैच नहीं कर रहा। अब आपका बस एक ऑप्शन बचा, दैट इज सेकंड। तो आप चाहते तो एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते थे, अदरवाइज आप
को अगर स्पिनोजा आता है तो आप तब भी कर सकते थे। कैसे? स्पिनोजा मानता है कि हाँ एक अनचेंजिंग एंड अबाइडिंग एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो वो एक सब्सटेंस बोलता है कि एक सब्सटेंस है, बाकी सारी चीज़ें उसकी मैनिफेस्टेशन ही है, बाकी चीज़ें उसकी मैनिफेस्टेशन ही है। जैसे मान लीजिए आप ये फर्केशन मत करो, जैसे कि ये देखिए गॉड नेचर अलग अलग है, नहीं। आप ये मत बोलो माइंड एंड बॉडी अलग अलग है, नहीं। ये सब एक ही चीज़ का क्या है? मैनिफेस्टेशन है, एक ही चीज़ का रूप है, एक ही सब्सटेंस है जो अनचेंजिंग है। ये सब क्या है? एक ही चीज़ के रूप है, मैनिफेस्टेशन है। तो ये आपका कौन कहता है? स्पिनोजा। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए सेकेंड लाइन में बोला गया था कि वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ विच इज थॉट। मतलब दो चीज़ें, तभी तो बोला वन ऑफ द विच, जिसमें से एक। तो जिसमें से एक क्या है? मेन एट्रीब्यूट थॉट है। तो स्पिनोजा बोलता है कि हाँ जो हमारी ये रियलिटी, ये जो सब्सटेंस की बात कर रहा है ना, उसके दो मेन एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है आपका थॉट, एक होता है एक्सटेंशन। थॉट क्या है? आपका वो मेंटल पार्ट, दिमाग वाला, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? एक्सटेंशन, जो आपका फिजिकल या मटीरियल एस्पेक्ट, मतलब आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल सही है कि ये जो थॉट वाला पार्ट बोला है ना स्पिनोजा ने, ये उसको एक आइडियलिस्ट बना देता है, मतलब एक आइडियलिज्म से जोड़ देता है। देखिए यहाँ बोला गया वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ विच इज थॉट। तो यस, आपका स्पिनोजा मानता है कि दो में से एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इस सब्सटेंस का क्या है? थॉट। तो जब ये यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि मटीरियल वर्ड और ये जो आपका थॉट है, ये दोनों अलग अलग हैं बट स्टिल वो आपस में क्या है? फंडामेंटली इंटरवाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही सब्सटेंस है, बस उसी की वो सब क्या है? रियलिटीज़, मतलब मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग रूप हैं। तो अगर आप देखो तो आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो मैं मोनाड्स वाली बात करी थी, ये आपके दिसंबर 2023 वाले पैसेज में दिया गया है, ठीक है। प्राइमेसी ऑफ सेल्फ क्यों नहीं है? क्योंकि प्योर आइडियलिज्म का आइडिया है और स्पिनोजा एक रैशनलिस्ट थे। फिर आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये आपके रेने डेकार्ट का आइडिया है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो और अगर आप ध्यान से सोचो तो जो आइडियलिज्म है वो बहुत ज़्यादा, आप देखो, आइडियाज़ की बात करता है, माइंड की बात करता है। और रैशनलिज्म क्या है? रैशनलिज्म बहुत ज़्यादा रीजनिंग की बात करता है। तो आपको ये नहीं लगता ये रीजनिंग भी तो दिमाग से ही होती है? तो ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर अगर समझना है तो इसको देखो कि आपको मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे हमारे ब्रांचेज होती हैं। मेटाफिजिक्स है, एक आपकी एपिस्टेमोलॉजी है, सब अलग अलग क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। तो जो आपका रैशनलिज्म है ना, वो वो एपिस्टेमोलॉजी का एक आप समझ लीजिए पार्ट है, एपिस्टेमोलॉजी की डॉक्ट्रिन है। ये क्या बताती है? थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड, कि नॉलेज कैसे पाई जाती है। तो वो कहता है रीजनिंग की मदद से नॉलेज पाई जाती है। जबकि आइडियलिज्म जो है वो एक मेटाफिजिकल थ्योरी है, मेटाफिजिक्स है। ये किसके बारे में बात कर रही है? ये आपकी रियलिटी के बारे में बात करें। तो अगर आप देखो ये दोनों जिससे डील कर रहे हैं वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। रैशनलिज्म नॉलेज के बारे में डील करती है, आइडियलिज्म आपकी रियलिटी के बारे में डील करती है। तो इनका तो आप देखो क्राइटेरिया, फील्ड ही अलग हो गई, ठीक है। जो आपका रैशनलिज्म है वो ये कहता है कि हम रीजनिंग की मदद से हम रियलिटी को पता कर सकते हैं। वो पूरा प्योरली रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, लेकिन वो रियलिटी का बस ये बोल रहा है कि जो नॉलेज हम रीजनिंग से गेन करते हैं उसकी मदद से हम रियलिटी को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, उसकी ट्रुथ्स पता कर सकते हैं। जबकि आइडियलिज्म कहता है कि माइंड खुद रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब जो मुझे दिख रही है अपने आसपास रियलिटी, वो किसने बनाई है? वो मेरे दिमाग ने बनाई है, वो मेरे माइंड ने बनाई है। रियलिटी इज इटसेल्फ मेंटल। रियलिटी कुछ पहले से नहीं है, मतलब यहाँ पहले से रियलिटी नहीं है, मेरा जो माइंड है उसने ही इस रियलिटी को बनाया है। जबकि रैशनलिज्म कहता है रियलिटी है, लेकिन इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, वो क्या होगा? वो मैं रीजनिंग की मदद से करूँगा। जबकि आइडियलिज्म कह रहा है नहीं, ये रियलिटी है नहीं, मेरा माइंड ने ही ये रियलिटी बनाई है, पहले से नहीं है कुछ भी। मेरा माइंड ही है जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है रियलिटी, मेरे माइंड पे डिपेंड करती है रियलिटी, ठीक है। माइंड पे ही डिपेंड कर रही है रियलिटी। सो आई होप थोड़ा सा अंतर पता चला होगा। रैशनलिज्म एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है, आइडियलिज्म आपकी मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है। रैशनलिज्म कहता है कि रीजनिंग की मदद से हम समझ सकते हैं रियलिटी को, जबकि आइडियलिज्म कहता है कि जो हमारी रियलिटी है वो खुद क्या है? हमारे माइंड ने ही बनाई हुई है, हमारे माइंड पे डिपेंड करती है। इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम याद रखिए, डेकार्टे, स्पिनोजा, लेबनिज, ये सब रैशनलिस्ट है, लेकिन कुछ कुछ आइडिया इनके आइडियलिज्म से भी मैच करते हैं, लेकिन मेनली दे आर रैशनलिस्ट। फिर आइडियलिज्म से रिलेटेड कौन से आपके बर्कली, कांट एंड हीगल। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। इसके अलावा जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं। ए प्रायोरी नॉलेज और दूसरा ए पोस्टियोरी नॉलेज। जो ए प्रायोरी नॉलेज है इसका मतलब है कि नॉलेज हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीजनिंग और लॉजिक से पता कर सकते हैं। मतलब नॉलेज गेन करने का तरीका क्या है, रीजनिंग और लॉजिक। हम एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नॉलेज गेन नहीं करते। इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका, ए पोस्टियोरी नॉलेज। वो कहता है कि हम नॉलेज किससे गेन करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, अपने एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से। यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। जबकि ए प्रायोरी करता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से हम नॉलेज गेन नहीं करते, नॉलेज हम गेन करते हैं रीजनिंग से और लॉजिक से। ठीक, आई होप ये अंतर आपको समझ आ गया होगा। पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी। जैसे 2 + 2 4 होता है। अब ये आपने सेंसरी नॉलेज थोड़ी थी कि आपने अपने आंखों से देखा 2 + 2 4 ही होता है, ये तो अपनी रीजनिंग थी। ठीक है, लेकिन आसमान ब्लू है ये आपकी रीजनिंग नहीं थी, ये आपने देखा कि हाँ ब्लू है अपनी आंखों से, तो इसलिए। ठीक है, तो ये जो रैशनलिज्म है वो सपोर्ट करता है ए प्रायोरी नॉलेज को। एम्पिरिसिज्म, ये एक डॉक्ट्रिन जो है ये सपोर्ट करता है ए पोस्टियोरी नॉलेज को। एम्पिरिसिज्म यही तो होता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से नॉलेज मिलती है, जबकि रैशनलिज्म क्या कहता है, रीजनिंग से नॉलेज मिलती है। आई होप एक आइडिया मिल गया है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में बहुत आता है ये। सो द राइट आंसर इज सेकंड। एलिमिनेशन मेथड भी लगाइएगा एग्जाम में, आपको ज़रूरी नहीं है प्योरली सब कुछ ही आता हो एग्जाम में। क्वेश्चन 8 करते हैं, 1 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज हैव बीन सर्व्ड बाय द फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशन। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब आपको पता है फैमिली एक तरह का क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला पढ़ते हैं, यह बच्चों का समाजीकरण करता है, मतलब उनका सोशलाइजेशन करता है, बिल्कुल करेक्ट करता है। यह अपने सदस्यों के व्यवहारिक एवं भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, यस, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको पहले भी कराए हैं सारे पॉइंट्स। ठीक, इसके अलावा ये देखिए, आप ध्यान अगर दो तो ये फंक्शनलिज्म के पॉइंट्स हैं सारे, फंक्शनलिज्म के। तीसरा है, यह सामाजिक समानता के लक्ष्य की स्थापना करता है। अगर आप देखो तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी उसका तो ये अपोजिट है, वो तो उल्टा कहती थी कि जो इनइक्वालिटी हम घर में देख रहे हैं वही तो समाज में भी है, या फिर जो समाज में वही तो हमारी फैमिली में भी है। पेट्रियार्की समाज में है तो घर में भी पेट्रियार्की है कि नहीं। तो ये तो इस बिल्कुल अपोजिट हो गया कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन चलो फिर भी हम इसको डाउटफुल में रख लेते हैं। फिर डी वाला, यह यौन प्रजनन का नियमन करता है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। यस, फैमिलीज है तभी तो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, जनरेशन चल रही है तभी तो सोसाइटी चल रही है, तो ये भी करेक्ट है। ये भी फैमिली का काम है कि वो रिप्रोडक्शन करे और सोसाइटी को चलाती रहे। आखिरी क्या है, इट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर विद द सोशल आइडेंटिटी। यस, फैमिली से ही आपको आइडेंटिटी मिलती है, आपकी क्या कास्ट है, क्या क्लास है, आपको उसी से आइडेंटिटी मिल रही है। तो अगर आप देखो ABCDE ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला भी ठीक है अगर आप देखो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से अपोजिट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से देखोगे तो ये भी गलत लग रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ACDE कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें पांचों हैं? देखिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें पांचों, इट मीन्स हमें एक तो हटाना पड़ेगा, और सी ही सबसे ज़्यादा ऐसा है जो ना फंक्शनलिज्म से मैच कर रहा है, ना आपके सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से मैच कर रहा है, और ना ही आपके कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से मैच कर रहा है। तो सी ही सबसे ज़्यादा रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पे। और ABDE, देखिए ABDE है क्या कोई ऑप्शन? हाँ, सेकेंड ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज B, ABDE। सोशलाइजेशन भी करती है फैमिली, हमें इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट भी देती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, और आइडेंटिटी भी देती है। और ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान दो फंक्शनलिज्म के हैं, जब मैंने आपको डिटेल में फंक्शनलिज्म कराया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते टाइम, तभी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। सो पुराने वीडियोस भी प्लीज़ देखिए, उसका थ्योरी पार्ट मैं कह रही हूँ रिपीट होता है, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, थ्योरी पार्ट रिपीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 9th,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ट्रू कौन से हैं। पहला पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मैंने आपको बताया रियलिटी के बारे में बताता है। अब रियलिटी जब आप पढ़ते हो तो बहुत चीज़ें पढ़ते हो, आप विल के बारे में पढ़ते हो। विल क्या होता है? विल मतलब फ्रीडम ही तो है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। फ्रीडम क्या है, विल क्या है, इन सब के बारे में आप, गॉड वगैरह इन सब के बारे में आप मेटाफिजिक्स में पढ़ते हो। आफ्टर लाइफ है कि नहीं है, ये सब आप मेटाफिजिक्स में पढ़ते हो। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ एम्पिरिसिज्म कम अंडर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। जबकि एम्पिरिसिज्म क्या है आपका, कि नॉलेज हमें मिलती है किससे, ये तरीका बता रहा है, नॉलेज हमें मिलती है सेंसरी एक्सपीरियंसेस से। तो बिल्कुल करेक्ट है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की स्टडी है और एम्पिरिसिज्म यही बोल रहा है कि नॉलेज हमें सेंसरी नॉलेज से मिलती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी के अंदर आता है। एपिस्टेमोलॉजी आपकी ब्रांच है, एम्पिरिसिज्म आपकी डॉक्ट्रिन है इसकी, ठीक। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सी क्या है, इंडक्शन मेथड फॉल्स अंडर परव्यू ऑफ लॉजिक। यस, लॉजिक के दो आपके, अगर आप देखो दो तरह के लॉजिक होते हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो इंडक्शन मेथड क्या है, आपकी इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। ये आपने सीटेड वगैरह में पढ़ा भी होगा। इंडक्शन क्या होता है कि आप बहुत सारे स्पेसिफिक से जनरल जाते हो, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल से आप कहाँ चले गए, रूल बनाने चले गए। ये आपकी क्या है, इंडक्शन। ये आपकी है इंडक्शन रीजनिंग। इसका जस्ट अपोजिट अगर करो, रूल से यानी कि जनरल से, जेनेरिक से अगर आप एग्जाम्पल्स की तरफ जाओ, तो ये आपका क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। सो अगर आप ध्यान दो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। डी क्या है, ए प्रायोरी नॉलेज। ए प्रायोरी नॉलेज अभी मैंने आपको पहले बताया था कि नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड नहीं करती है, वो हम किससे लेते हैं नॉलेज, रीजनिंग से और लॉजिक से मिलती है नॉलेज। और ये बोला जा रहा है इट फॉल्स अंदर एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में तो आप वैल्यूज, एथिक्स ये सब पढ़ते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ए प्रायोरी नॉलेज फॉल्स अंडर किसमें, एपिस्टेमोलॉजी। तो ये आपका गलत हो गया। अगला पढ़ते हैं। सो ए बी सी एंड डी इज रॉन्ग। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फॉल्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। नो, ये गॉड तो हम अलग ही टाइप की बातें हो गई। एपिस्टेमोलॉजी में तो हम क्या पढ़ते हैं, नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी सी, ए बी सी। यही चीज़ देखिए मैंने आपको यहाँ नोट्स में भी दे दी है कि एक्सियोलॉजी में तो वैल्यू एंड एथिक्स पढ़ते हैं। ए प्रायोरी नॉलेज कहता है एक्सपीरियंसेस पे कुछ बेस्ड नहीं, रीजनिंग वगैरह पे है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आपका रिलीजन के अंदर आता है, ना कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल स्लाइड है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चंस बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। सांख्य मीन्स फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट। समख्य ख्याति, सांख्य क्या है, सांख्य आपको यही बता रहा है कि अगर आपको राइट नॉलेज है तभी आप क्या पा पाओगे, लिबरेशन मिलेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और ये राइट नॉलेज है क्या, राइट नॉलेज यही है कि आपको ट्रू नेचर पता हो, पुरुषा मतलब सेल्फ का, और प्रकृति का। आपको पता है ना, दो ये डुअलिज्म पे बिलीव करता है समख्य कि दो रियलिटी है, एक आपका पुरुषा, एक प्रकृति। तो अगर आपको दोनों का ट्रू नेचर पता है पुरुषा एंड प्रकृति का, तो ही आप क्या कर पाओगे, लिबरेट कर पाओगे। अगर दोनों में अंतर करना जानते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही सांख्य है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगला स्टेटमेंट क्या था, सांख्य, 1 सेकेंड। सांख्य इज अ प्लूरिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूअलिज्म। बिल्कुल करेक्ट। ड्यूअलिज्म क्यों है, क्योंकि दो रियलिटी पे बात कर रहा है ना, दो एट्रीब्यूट्स पे बिलीव करता है, एक आपका प्रकृति और दूसरा आपका पुरुषा, तो ड्यूअलिज्म भी है। और ये प्लूरिस्टिक क्यों है, क्योंकि मानता है कि मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं, ठीक है, मेनी फॉर्म्स ऑफ रियलिटीज़ है, इसलिए प्लूरिस्टिक है। ड्यूलिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये दो रियलिटी पे बिलीव करता है, दो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, क्या, पुरुषा एंड प्रकृति, ठीक। अगला करते हैं, द राइट नॉलेज, 1 सेकेंड, द राइट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति। नो, राइट नॉलेज ये नहीं है कि पुरुष और प्रकृति का एसोसिएशन क्या है, इनमें अंतर, इनका सेपरेशन जो है वो राइट नॉलेज है। अगर आप ध्यान दो,
अगर आप देखो लिबरेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रही, मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पुरुष और प्रकृति क्या एसोसिएट है। तो ये राइट नॉलेज थोड़ी इसकी जस्ट अपोजिट राइट नॉलेज है कि इन दोनों का अलग होना ही हमें क्या देगा, लिबरेशन देगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति देगा। तो अगर यहाँ पे एसोसिएशन की जगह वर्ड लिखा होता सेपरेशन या डिस्टिंक्शन तो ये स्टेटमेंट सही होता। ये आपका गलत है। ठीक है, ये नोट्स में यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है। इतना डिटेल में इसीलिए दिया है कि आपको दोबारा वीडियो देखकर ना बनाने पड़े नोट्स, पीडीएफ हो आप उससे बना लो। ठीक है, एसोसिएशन वर्ड की वजह से यहाँ पे गलत हो गया। अगर सेपरेशन वर्ड होता तो करेक्ट होता। इनका सेपरेशन, इनका अंतर पता होना ही आपको मोक्ष की प्राप्ति देता है। आगे चलते हैं। शंकराचार्य रिगार्ड्स सांख्य एज अ मेन अपोनेंट ऑफ वेदांता। यस, जो शंकराचार्य हैं वो किस पे बिलीव करते हैं, अद्वैत वेदांता पे, अद्वैत वेदांता पे। ठीक है, जबकि अगर आप ध्यान दो जो आपका ये है क्या कहते हैं सांख्य, जो आपका सांख्य है वो क्या है, एक तरह का ड्यूअलिज्म है। क्यों ड्यूअलिज्म है, क्योंकि वो दो रियलिटी पे बिलीव करता है, एक आपका पुरुषा, दूसरा आपका प्रकृति। जबकि जो अद्वैत वेदांता जिसके प्रोपोनेंट कौन है, शंकराचार्य, वो कहते हैं रियलिटी दो नहीं, रियलिटी क्या है, सिर्फ वन है। तभी तो अपोजिट हो गई, ये 2 पे बिलीव कर रहा है, ये 1 पे बिलीव कर रहा है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल कि हाँ शंकराचार्य ने सांख्या को किसके अपोजिट माना है, वेदांता के अपोजिट मांगा है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, डी इज करेक्ट। आखिरी पढ़ते हैं। द व्यू ऑफ सांख्य योगा इज कॉल्ड प्रकृति आरंभवाद। गलत, ये नहीं कहते। ये जो सांख्य योगा को है इसको ये नहीं बोला जाता। ठीक है, सो ए बी डी, सो द करेक्ट आंसर इज ए बी डी। सो आई होप ये नए पॉइंट्स आप सीख कर जा रहे हो कि जो आपका सांख्य है वो एक तरह का ड्यूअलिज्म है, दो रियलिटी है उसकी। इसके अलावा ये क्या है, प्लूरिस्टिक है। ठीक है, इसके अलावा ये वेदांता जो अद्वैत वेदांता है उसके क्या है, अपोजिट में है। इसके अलावा आपने एक और नया पॉइंट सीखा, अगर आपको नहीं पता था, कि जो अद्वैत वेदांता है उसके प्रोपोनेंट कौन है, शंकराचार्य है। ठीक है, और सांख्य मतलब क्या है, राइट नॉलेज होना। राइट नॉलेज क्या है, दोनों का ट्रू नेचर पता होना, प्रकृति और पुरुष का, और ये पता होना कि दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अगर ये नॉलेज है अलग होने वाली इनकी, तो आपको क्या होगा, लिबरेशन मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 और क्वेश्चन बचे हैं। सो क्वेश्चन 11th है आपका। देखिए वही सेम टर्म्स आ गए, रैशनलिज्म, ये सब अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो आप कर लोगे। फाइंड द करेक्ट पेयर, सही आपको युग्म पहचानना है, पेयर पहचानना है। पहला कह रहा है रैशनलिस्ट, टीचर एज अ सोर्स ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन आप ऐसा ढूंढो जो आपको बहुत अच्छे से आता है पहले। जैसे प्रैग्मैटिस्ट, देखिए प्रैग्मैटिस्ट आपको पता है बहुत पॉजिटिव अप्रोच है ड्यूई की, और यहाँ बोल रहा है कि टीचर एक कंट्रोलर है, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ डी आ रहा है वो ऑप्शन हटा दो। देखिए आपका आंसर ऐसे ही आ गया। बहुत सारा आपके एजुकेशन में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ की डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अपने, या सेकेंड सेमेस्टर में हैं अपने एमएड और एमए के, तब भी आप यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से कर लो। लेकिन एक मतलब अच्छे टीचर बनना चाहते हो, एक एजुकेटर बनना चाहते हो, तो पता तो देखो आपको सब कुछ होना चाहिए। एग्जाम निकालने के लिए बस एलिमिनेशन मेथड और ये सुपरफिशियल नॉलेज से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो आप बनोगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर, पढ़ाओगे ना जाके, तब ये काम आएगा, तब आपको ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सो आंसर तो मिल गया, लेकिन बाकी सबको भी देख लेते हैं। पहले में बोला जा रहा है जो रैशनलिस्ट है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ आइडिया होता है। यहाँ पे टीचर जो है उसी के पास सारी नॉलेज है। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे टीचर को एक क्या बोले, नॉलेज का भंडार माना जाता है। एम्पिरिसिस्ट ने बोले टीचर एक डेमोन्स्ट्रेटर है। एम्पिरिसिज्म में क्या होता है, एम्पिरिसिज्म यही होता है कि सेंसरी नॉलेज से हमें, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हमें नॉलेज मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है कि हाँ टीचर एक तरह का डेमोन्स्ट्रेटर है। टीचर हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, चीज़ें दिखा रहा है, जिसकी मदद से हम नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया और हमने देखा अपनी आंखों से कि हाँ ये कलर चेंज हो गया। जैसे आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हो केमिस्ट्री में कि हाँ इसने आयरन ने इसको रिप्लेस कर दिया कॉपर को, या फिर कॉपर ने जिंक को रिप्लेस कर दिया, जो भी होता है। ठीक है, तो उस आपने देखा कि हाँ कलर चेंज हो गया, देखो तो टीचर ने करके दिखाया, लेकिन आपने देखा कलर चेंज हो गया, तो आपने अपनी आंखों से देखा, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन कर ली कि हाँ ये इसको रिप्लेस कर देता है, ये वाला मेटल उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये ठीक है।
सी क्या है, एग्जिस्टेंशलिस्ट। एग्जिस्टेंशलिस्ट बहुत पॉजिटिव अप्रोच थी, मैंने अभी बताया कि हर बच्चा अलग है, आप एक सांचे पे उसको सबको नहीं डाल सकते, ठीक है, एक ही तरह का करिकुलम नहीं पढ़ा सकते, हर बच्चे की अपनी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। यस, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर आपका है। सो ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट, प्रैग्मेटिस्ट गलत क्योंकि टीचर बिल्कुल कंट्रोलर नहीं है। ई देखते हैं, आइडियलिस्ट में टीचर एक फ्रेंड है, बिल्कुल नहीं। गुरुकुल सिस्टम याद करिए, वहाँ पे टीचर एक अलग ही एक लेवल पे माना जाता है कि टीचर यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं। आप टीचर को क्या देखते थे, एक बहुत ही एक मोरल फिगर की तरह देखते थे, एक आइडल की तरह देखते हो, तो वो आपका दोस्त थोड़ी है। गुरुकुल में जो गुरुजी होते हैं वो अपने जितने भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनके दोस्त का कभी रूप नहीं लेते, वो उनके गुरु ही रहते हैं, उनसे एक लेवल आप हमेशा ऊपर ही मानते हो उनको, ठीक है। सो डी एंड ई आर इनकरेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट। सो ए बी सी आर दी करेक्ट आंसर। ये सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दी है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि कहाँ किसका क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश में, और टीचर का क्या रोल है। चलिए आगे चलते हैं। सो आई होप इन सबका आप एक अंडरस्टैंडिंग बना के जा रहे हो, फिलोसफिकल टर्म्स जितने भी हैं इन सबकी। देन अगेन समख्य थ्योरी से एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, द समख्य थ्योरी, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, स्टेटमेंट 1, द समख्य थ्योरी दैट causation means a real transformation of material cause into effect, it logically leads to the concept of evolution as the ultimate cause of the word of the object। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है एवोल्यूशन की मदद से, एवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जो वर्ड में चीज़ें हो रही है वो वही, मतलब एवोल्यूशन ही क्या है, कॉज है वर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का। मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उसका मेन कॉज क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है, एवोल्यूशन। रॉन्ग, उसका मेन रीज़न एवोल्यूशन नहीं है, उसका मेन रीज़न है जो रिलेशनशिप है प्रकृति एंड पुरुषा, ये दोनों रीज़न है, ये दोनों कॉज हैं ऑफ द वर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। ये जो एवोल्यूशन है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये दुनिया नहीं चल रही है, वो अल्टीमेट कॉज नहीं है वर्ल्ड का, एवोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट कॉज क्या है, ये जो टुगेदर है, ये दोनों चीज़ें प्रकृति और ये पुरुषा, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये है रीज़न क्रिएशन ऑफ वर्ड का। सो आई होप ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। बस एक शब्द की वजह से आप देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सब कुछ सही लिखा था इसमें, बस एक स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि एवोल्यूशन ही सबका कॉज है, ये जो हमारी दुनिया चल रही है, दुनिया बनी है, व्हाटएवर, ये सब एवोल्यूशन की वजह से है। नहीं, एवोल्यूशन की वजह से नहीं है, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति, उसकी वजह से ये क्रिएशन हुआ है वर्ड का, ठीक। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, दिस इज रॉन्ग, द सेकेंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एडमिटेड बाय द समख्य इज सेल्फ। सेल्फ यहाँ पे क्या है, पुरुषा, पुरुषाई को तो सेल्फ कहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ मस्ट बी एडमिटेड बाय ऑल, बिल्कुल करेक्ट है। दो रियलिटी की बात करता है, एक रियलिटी आपकी प्रकृति है, दूसरा आपका पुरुषा है, और पुरुषाई को तो सेल्फ कहते हैं। तो यस, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। इस चीज़ को भी यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, समख्य अगर पढ़ना है तो आप समख्य का ये प्रकृति एंड पुरुषा, इन दोनों को ज़रूर पढ़ लीजिए अगर आप थोड़ा चाहते हो डिटेल में पढ़ना। इसके अलावा कौन किसका कॉज, कौन किसका इफेक्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। मानस, ठीक है, रजस, ये सब बहुत आता है, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। बाकी और ज़्यादा इधर उधर का मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं। ये मैंने आपको बुद्धिज़्म की जो थ्योरी क्लास ली है उसमें एक पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट 4th, 8th एंड 12th लिंक इन द 12 लिंक्स ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो, अगेन सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें। अगर आपको वो सीक्वेंस रटा है तो कर लोगे, नहीं रटा है तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अब वो एग्ज़ाम के दिन तक याद रख पाना वही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैंने आपको बुद्धिज्म वाली थ्योरी क्लास में बहुत सीक्वेंस में समझाया है कि आपको याद रहे, तो अब उतना डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में वो याद कर लेना है तो उस वीडियो को देखिए। यहाँ पे आपको सुपरफिशियली ऊपर ऊपर बता रही हूँ कि जो आपके बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसमें बोला गया है कि 4 नोबल ट्रुथ्स हैं हमारे। क्या है, 4 नोबल ट्रुथ्स है। उसमें से सेकंड नोबल ट्रुथ हमारा क्या है कि लाइफ
में जो सफरिंग्स हैं उनका कुछ ना कुछ कॉज है। पहला नोबल ट्रुथ था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब जीवन दुखों से भरा है। दूसरा जो नोबल ट्रुथ है वो आपका क्या है, सफरिंग हैज़ अ कॉज, हर सफरिंग का, हर दुख का कुछ ना कुछ कॉज है। अब इस नोबल ट्रुथ को एक्सप्लेन करती है द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसको हम कहते हैं प्रत्यय समुत्पादा। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कि एक हमारा भव्य चक्र है, प्रॉपर क्या है, भव्य चक्र, एक साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है, यानी इग्नोरेंस की वजह से आ रहा है मेंटल फॉर्मेशन, मेंटल फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है माइंड एंड मैटर, माइंड एंड मैटर की वजह से आ रहा है सिक्स सेंस, और सो ऑन। ये साइकिल जो भव चक्र है ये चलता रहता है, चलता रहता है, और हम ना इस चक्र में फंसे रह जाते हैं, मतलब बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, इस चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए हमें क्या, निर्वाणा नहीं हासिल हो, निर्वाणा मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि हम इस चक्र में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। यही आपका क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट मतलब कि बार बार हम एक दूसरे, ये जो पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं लिंक्स, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या आता है, यही आपसे पूछा गया, यहाँ से स्टार्टिंग है 1 2 3 ऐसे करके, ये आपका क्या है 12, टोटल 12 है। इसमें से पास्ट के अगर आप देखो 2 लिंक्स हैं, अगर आप प्रेजेंट के देखो तो कितने हैं, 1 2 3 8 है टोटल, 8 आपके प्रेजेंट के हैं और 2 आपके फ्यूचर के हैं। तो देखो भव चक्र मतलब क्या हो गया, आपके 12 लिंक्स। आपसे 4th 8th और 12th पूछा गया था। अब देखो, अगर डिटेल में याद करना हो कर लो, याद आता है एग्जाम में। मतलब देखिए कैसे एक दूसरे पे डिपेंड, जैसे फॉर एग्जांपल 6 सेंसेस है आपकी, 6 सेंसेस हैं, 5 है वैसे, उनमें से एक सेंस इन्होंने माइंड भी बना दिया है, इसमें बुद्धिज्म में उन्होंने माइंड की भी बात की। आपके 5 सेंसेस है, एक प्लस माइंड ऐड कर लो 6। अगर आपके 6 सेंसेस हैं, एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बोल्ड को। आपके 6 सेंसेस हैं, उन सेंसेस की मदद से आप क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे, मतलब अपने एनवायरनमेंट से मिलोगे झुलोगे, मिलोगे झुलोगे, कांटेक्ट करोगे तो चीज़ों के लिए क्या फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स आ गई तो मान लो मैं आपको कोई मतलब कोई खुशबू बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है, तो आपने अपने नाक से सूंघा, सेंस ऑर्गन से सूंघा, कांटेक्ट किया तो फीलिंग मिली कि अरे बड़ा अच्छा लगता है इस फूल को तो सूंघ के। अब उसकी क्रेविंग हो गई कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, फिर से मिले, या फिर कोई इंसान है उसकी क्रेविंग हो गई, या कोई सुख है उसकी क्रेविंग हो गई। फिर आपको जब क्रेविंग होने लगती है तो आप उस चीज़ से या उस इंसान से अटैचमेंट हो जाता है, तो आप बिकमिंग हो जाते। बिकमिंग मतलब विल टू बी बॉर्न, बिकमिंग का मतलब है यहाँ पे विल टू बी बॉर्न, मतलब आपको दोबारा जन्म लेने का मन करता है, आपकी इच्छाएं, आपकी जो लालसा है वो खत्म नहीं हुई, अब दोबारा जन्म लेना चाहते हो तो लोगे जन्म, और इस साइकिल में घूमते जाओगे, कभी भी निर्वाणा हासिल नहीं होगा। निर्वाणा मतलब ही है कि इस साइकिल से छुटकारा पाके निकल जाओ, दोबारा जन्म मत लो, यही है निर्वाणा, यही है मोक्ष। लेकिन आप क्या है, आप इतना अटैच्ड हो चीज़ों से कि आप हमेशा इस साइकिल में घूमते जाते हो। सो आपसे क्या क्या पूछा गया था, देखिए 4th 8th एंड 12th। तो देखिए 4th को क्या क्या बोलते हैं, कई नामों से आता है, नेम एंड फॉर्म, इसको कहते हैं साइकोफिजिकल बॉडी या माइंड एंड मैटर। 8th क्या है, क्रेविंग, और आपका 12th क्या है, ओल्ड एज एंड डेथ। तो देखते हैं किससे मैच करता है। 4th आपका क्या है, देखिए माइंड मैटर, ये नेम फॉर्म। लेट्स सी, ये वैसे मैंने यहाँ नोट्स में अटैच कर दिया है वो थ्योरी पार्ट जो मैंने आपको बुद्धिज्म के थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, थ्योरी वीडियो में, उसमें देखोगे तो मतलब वर्बली समझाया भी है। अदरवाइज आप रीड करके समझना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। जल्दी से रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आंसर ढूंढते हैं। पहला आपका क्या था, माइंड बॉडी वाला, ये देखिए। सो फर्स्ट क्या हो गया, माइंड एंड बॉडी, ये 4th लिंक हो गई। 8th मैंने अभी आपको क्रेविंग बताया था। अब देखो 12th वहाँ पे डेथ और ये सब लिखा था, लेकिन अभी आप देखो किसी में भी माइंड एंड बॉडी फर्स्ट पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब 12th वाले को आप सफरिंग के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगेन आई एम सॉरी, 1 हफ्ते का गैप हो गया, लैपटॉप थोड़ा सही नहीं था, बहुत टाइम लगा उसको बनने में, मैं बार बार रिकॉर्ड कर रही थी, बीच बीच में रिकॉर्डिंग रुक जा रही थी। लिटरली मैंने इस वीडियो को ये 3री बार आज रिकॉर्ड किया है, मतलब 1-1 घंटे बार बार बोलना आसान नहीं होता। तो अब जितना छूटा है उसे मैं कोशिश करूँगी टाइमली कवर करवाऊँ। और अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, और बेल आइकॉन क्लिक करिए अगर आप चाहते हैं टाइमली आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट तो ज़रूरी करिए,
मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कंटिन्यू ऐसे मेहनत करने की, काम करने की, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके संग प्लीज़ शेयर करिए। सो चलिए मिलते हैं, कंटिन्यू रखेंगे अपनी PYQ सीरीज़, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जल्दी आपका रिजल्ट भी वैसे आने वाला, आंसर की आने वाली है फाइनल वाली, जल्दी आपका रिजल्ट भी आएगा। चलिए सी यू टुमारो, बाय बाय एवरीवन।